सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे-नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे-नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM से अध्यक्ष लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस वक्त ओवैसी सबसे ज़्यादा विवादित नेताओं में शुमार हो चुके हैं। उन्हें बीजेपी का दलाल कहा जा रहा है, खुले तौर पर बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है, उन्हें खुले तौर पर RSS का आदमी कहा जाता है। किसी भी संगठन के लिए आदमी शब्द का इस्तेमाल चमचा और समर्थन के तौर पर किया जाता है। तो क्या टोपी, कुर्ता पजामा और शेरवानी के लिबास में नजर आने वाला शख्स असल में RSS का आदमी है? क्या उर्दू बोलने वाला और बीजेपी और संघ की विचारधारा के खिलाफ संसद में मुकाबला करने वाला शख्स असल में एक बहुत बड़ा संघी है? तो क्या मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए संघ और बीजेपी ने ओवैसी को खड़ा किया है? क्या ओवैसी संघ और भाजपा से पैसा खाते हैं? क्या मुसलमानों का वोट बांटने और उनको कमज़ोर करने के लिए चुनाव लड़ते हैं ओवैसी? क्या बाबरी मस्जिद के हक के लिए आवाज़ उठाने वाला शख्स बहुत बड़ा बीजेपी का एजेंट है? क्या दलित और आदिवासियों और महिलाओं के हक की बात करने वाला शख्स RSS का आदमी है? ये सवाल इस वक्त भारत के हर इलाके में सुनने को मिल रहा है। खासकर यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है, मुसलमानों का वोट क्यों बांट रहे हैं? ये सवाल पूछने वाले अक्सर मुसलमान ही हैं। ये सवाल उठाने वाले अक्सर वही लोग हैं जिनकी नुमाइंदगी करने का दावा ओवैसी करते हैं। ये सवाल उन्हीं लोगों के बीच उठ रहा है जिनके लिए संसद में ओवैसी सबसे बड़े समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। देश में कहीं भी अगर अल्पसंख्यकों के साथ किसी जुल्म और ज्यादती की बात सामने आती है तो ओवैसी का बयान जरूर आता है। कांग्रेस ने मुसलमानों की कितनी आवाज उठाती है? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है? बहुजन समाज पार्टी का मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है? इन तमाम सवालों से इतर ओवैसी का बयान सबसे खास और मजबूत माना जाता है। ओवैसी का बयान फैक्ट और दलील पर आधारित होता है। ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि ओवैसी काफ़ी पढ़े लिखे शख्स माने जाते हैं। उनके नाम के साथ बैरिस्टर शब्द जुड़ा हुआ है। ओवैसी कानून और संविधान के पक्षधर माने जाते हैं। उनके बेबाक अंदाज का विपक्षी भी कायल है, लेकिन उनकी एक पहचान सबसे अलग है क्योंकि वो इस देश के सबसे कमज़ोर और बदतर हो चुकी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी हालत सरकारी आंकड़ों में दलितों से भी बदतर है। वो उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी आवाज़ उठाने का दावा देश की सबसे पुरानी पार्टी करती है। ओवैसी का ताल्लुक़ उस कौम से है जिसके लिए समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी बनने के लिए तैयार रहती है। ओवैसी का ताल्लुक़ उस कौम से है जिस पर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मायावती सबसे आगे नजर आती है। ओवैसी का ताल्लुक़ उस कौम से है जिसकी वक्फ प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा है। ओवैसी का ताल्लुक़ उस कौम से है जिसके लोग पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते। ओवैसी का ताल्लुक़ उस कौम से है जिनके इलाकों में कूड़े का ढेर खड़ा कर दिया जाता है ताकि उनको सबसे गंदा, फूहड़, गंदगी में रहने वाली कौम करार दिया जा सके। ओवैसी का ताल्लुक़ उस कौम से है जिसका नाम लेने से सियासी पार्टियों का वोटर कम हो जाते हैं। ओवैसी का ताल्लुक़ उस कौम से है जिनके आर्थिक बहिष्कार का ऐलान खुले मंच से किया जाता है। लेकिन सवाल है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ओवैसी को नेता से दलाल बनने में इतनी देर क्यों लग गई? ऐसे में ये भी सवाल है कि अगर ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है तो फिर ओवैसी चुनाव ही क्यों लड़ते हैं? क्या ओवैसी एक नेता के रूप में बीजेपी की दलाली करते हैं? क्या ओवैसी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए RSS के भेजे गए एजेंट हैं? आखिर क्या है ओवैसी की असलियत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। ओवैसी को लेकर इस वक्त पूरे देश में खूब बहस हो रही है।
बहस करने वाले और बहस में हिस्सा लेने वाले अक्सर आपको एक वर्ग और विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिल जाएंगे, जो सुबह तक सेक्युलर रहते हैं लेकिन काले बादल देखकर शाम तक संगी होने में देर नहीं लगाते। ऐसे ही लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, राम और रहीम की बात करते हैं, ईश्वर और अल्लाह की बात करते हैं, मौका आने पर निक्कर दिखाकर भाग जाते हैं। लेकिन सवाल अभी अपनी जगह पर मौजूद है। ओवैसी जिस विचारधारा को मानने का दावा करते हैं उसे सेकुलर विचारधारा कहा जाता है, यानी एक लोकतांत्रिक विचारधारा जिसे कुछ लोग सेकुलर विचारधारा भी कहते हैं। दरअसल इस वक्त ओवैसी की पार्टी ने बिहार के गोपालगंज सीट पर हुए उपचुनाव में उम्मीदवार खड़ा किया था जो हार गया, लेकिन उसके हारने से कई पार्टियों के नेता भी चुनाव हार गए। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिल जाती है, यानी गोपालगंज सीट अब बीजेपी के कब्जे में आ गई है, जिसके बाद अब ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर ओवैसी को दलाल बताने का काम चल रहा है। हालांकि मुसलमानों में इस बयान का एक खास असर भी देखने को मिल रहा है। ओवैसी को दलाल बताने का जितना शोर सियासी पार्टियों में है, उससे ज़्यादा मुसलमानों में ओवैसी को भाजपाई बताने की होड़ लगी है। इस चुनाव में हार का ठीकरा ओवैसी पर फोड़ा गया, क्योंकि बीजेपी और राजद के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में खुद तेजस्वी यादव की मामी भी आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनको इसलिए नहीं दोषी ठहराया जा सकता क्योंकि वो ओवैसी की तरह हैदराबाद से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ना तो तेजस्वी की मामी शेरवानी पहनती हैं और ना उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ है, और तो और तेजस्वी के मामा और मामी गोल टोपी भी नहीं लगाते। यही हाल उन तमाम लोगों का है जो चुनाव लड़ रहे थे। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार राजेंद्र मोहन गुप्ता के खाते में 68,259 वोट आए। इसका मतलब है कि कुसुम देवी ने राजेंद्र मोहन गुप्ता को 1,794 मतों से हराया। वहीं इस सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी के इंदिरा यादव को 8,854 वोट हासिल हुए। लेकिन इस चुनाव में अगर ओवैसी की एंट्री नहीं हुई होती तो शायद आरजेडी जीत गई होती। अगर हम ओवैसी के चुनाव नहीं लड़ने को ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं तो फिर इसी देश का एक ऐसा तबका भी है जो मुसलमानों के वोट देने के अधिकार को ही गलत मानता है। अगर मुसलमानों ने इस चुनाव से दूरी बना ली तो शायद तेजस्वी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ होता, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब ओवैसी की वोट देने से आरजेडी का नुकसान हो रहा है, फिर तो आरजेडी की वजह से बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आरजेडी अगर इस लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों के वोट पर हक जता सकती है, मुसलमानों के वोट पर अपना कॉपीराइट जता सकती है, तो फिर बीजेपी में क्या बुराई है? क्या बीजेपी को हिंदुओं का वोट पाने का हक नहीं है? अपनी हार का ठीकरा सीधे तौर पर मुसलमानों के माथे पर फोड़ने से आरजेडी को डर लग रहा है कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। लेकिन ओवैसी को अपनी हार का जिम्मेदार बताने का यही मतलब है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा नासमझ और सबसे गद्दार कौम है, जिनको वोट डालने का शऊर नहीं है, जिनके पास अपना नेता चुनने का अक्ल नहीं है, जिनको वोट देने की समझ ही नहीं है, जिनको अपना अच्छा और बुरा तय करने का सलीका नहीं है, जिनको अपना वोट देने की तमीज़ नहीं है। इसलिए मुसलमानों को नाराज़ करने के बजाय सीधे तौर पर ओवैसी के ज़रिए मुसलमानों से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, आखिर उनकी पार्टी यादव वोटरों से क्यों नहीं पूछती कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया? पिछड़ी जाति के वोटरों से क्यों नहीं पूछा कि बसपा और प्रगतिशील समाज पार्टी को वोट क्यों दिया? कम से कम लालू यादव को अपने साले से पूछना चाहिए कि बहनोई की पार्टी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े। कम से कम तेजस्वी यादव को अपनी मामी से सवाल पूछना चाहिए कि हे मुआनी, तुम काहे हमारी बिरादरी का वोट काटी हो, भाजपा से कितना रुपया ली हो। कम से कम आरजेडी को मायावती से पूछना चाहिए कि आरजेडी का वोट क्यों काटा। तो इसका सीधा सीधा सच जवाब है, ये लोकतंत्र है बबुआ। इस लोकतंत्र में जनता किसी राजा की बपौती नहीं है जो राजा को देखकर सिर झुका ले। चुनाव लड़ना हर किसी का हक है, हर किसी को वोट देने का हक है। वैसे भी बसपा के इंदिरा यादव 8,854 वोट पाई हैं, जो ओवैसी के बाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन पूछे भी तो कैसे, क्योंकि इंदिरा यादव तेजस्वी की मामी जो ठहरी। ओवैसी के कैंडिडेट ने 12,000 के आसपास वोट हासिल किए। नोटा पर मिले वोट और बाकी उम्मीदवारों के वोट को अगर जोड़ लिया जाए,
आंकड़ा ओबीसी के कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा है। मतलब 20,000 अगर नोटा को हटा दिया जाए तब भी 18,000 वोट मजलिस से ज़्यादा है। अगर ओवैसी मुसलमानों का वोट काट रहे हैं तो बाकियों ने पता नहीं क्या क्या काट लिया। इस बारे में भी तेजस्वी और लालू यादव को बताना चाहिए। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। आरजेडी को अपनी हार के लिए खुद का आकलन करना चाहिए और खुद के लोगों से पूछना चाहिए उन लोगों से आखिर किसकी दलाली खाई है और किसके इशारे पर उनकी पार्टी का वोट बांटने का काम किया है। हमने सुना है कि आरजेडी में बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं। अगर बहुत काबिल प्रवक्ता आरजेडी में मौजूद हैं तो फिर तेजस्वी की मामी और मायावती से पूछें कि आखिर उन्होंने बीजेपी से दलाली खाई है या फिर आरएसएस से। बहरहाल चलते चलते आखिर में परवाज जालंधरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जिनके होठों पे हंसी पाव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुम्हें चाहने वाले होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।